यूनिट नंबर 4। और चैप्टर भी तुम्हारा ये 14 ही है, एक ही चैप्टर है इसका, एक ही यूनिट है इसकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें विद्युत भी होगी, चुंबक भी होगी, तरंगे आएगी। ठीक है, जो विद्युत ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत भी हो और चुंबक भी हो, उन तरंगों को यानी कि उन तरंगों को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऐसी वेव्स, ऐसी तरंगे जिसमें इलेक्ट्रिक भी हो, मैग्नेट भी हो, से क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। सुनना, कहानी कहां से स्टार्ट होती है? जब स्टार्टिंग में हमने चैप्टर पढ़ा था तो सबसे पहले पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युत की। आवेश रुका हुआ था, आवेश रुका हुआ था। तो देखो, जब आवेश हमारा स्थिर था यानी कि क्यू था, और v इक्वल टू क्या था बेटे? वेग था इसका 0, चला नहीं था। जब v, सुनना यहां पर, q आवेश था और इसका वेग कोई नहीं था, तो पहली यूनिट पढ़ी थी हमने, ध्यान दो, यूनिट नंबर फर्स्ट में। यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा बेटे आपने? कि क्यू था और उसका वेग 0 था, तो आपने क्या पढ़ा? ई पढ़ा, वी पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा, कैपेसिटेंस पढ़े, शुरू के 4 चैप्टर। फिर हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड में आया कि जो क्यू था, जो यूनिट नंबर सेकंड है क्यू में वेलोसिटी थी। अब वेलोसिटी थी कैसी? वेग थे कैसा? असमान या समान? ये था यहां पर, वेग समान था। वेग जो था बेटे वो कौन सा था? समान। तो आपने यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ा था वेग था समान। यहां पर आपने करंट पढ़े, रेजिस्टेंस पढ़े, और आपने पावर वगैरह पढ़ी थी, और यहाँ पर किरचॉफ लॉ पढ़े, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्यू पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस आपने स्टडी किया था। सही है। फिर यूनिट नंबर थर्ड में आते हैं। यूनिट नंबर थर्ड में भी आपका चार्ज ही था और v जो था वो समान वेग से ही चल रहा था। और ओरेस्टेड के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि जब जब आवेश एक समान वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्या पढ़ा हमने? कि विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अर्थात यूनिट थर्ड हो गई थी। फिर यूनिट नंबर फोर्थ में आए आप, ये सॉरी यूनिट नंबर 5 है भाई, ये यूनिट 4 तो हमारी हो गई थी, यूनिट नंबर 5 है। यूनिट 4 आई हमारी, वो क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि हमने पढ़ा कि जब क्यू था इसमें भी v क्या था? समान था। यहां आपने क्या पढ़े? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्वयं प्रेरण गुणांक, फैराडे के नियम, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, यानी कि लेंज लॉ नियम पढ़ा आपने, भंवर धाराएं पढ़ी। इससे पहले बी वाले में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे आपने, लोरेंज बल वगैरह पढ़े। इसमें सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा, अनोन्य प्रेरण पढ़ा, विद्युत वाहक बल, फिर अल्टरनेटिव करंट आ गए थे, एसी ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था। सही है। अब जो यूनिट आई है ये इन सबको कंबाइंड करके आई है। देखो, इन 2 चैप्टरों में जो वेग था, आवेश था, आवेश कैसा चल रहा था बेटे? समान रूप से चल रहा था। आवेश, वेग जो था समान था उसका, ठीक है। अब जो आवेश होगा और वेग हो जाएगा असमान। क्या होगा? असमान। तो वो अपने चारों ओर, सुनना यहां पर, वेग जो आवेश है, अब तक वेग चल रहा था एक समान, यानी कोई आपको झटके नहीं लग रहे थे, कोई एनर्जी नहीं लग रही थी। लेकिन अब वेग क्या हो गया? असमान। कभी वेग ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम। जब जब आवेश का वेग असमान होगा तो वो इलेक्ट्रिक भी उत्पन्न करेगा, मैग्नेट भी उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये तो हमने यहां पढ़ के आ चुके, ई भी उत्पन्न करता था एंड बी भी, इसमें भी, प्लस साथ में एक रेडिएशन क्रिएट करेगा, वो रेडिएशन। और इस रेडिएशन को बोलते हैं तरंगे, ऊर्जा। रेडिएशन क्या होता है? एक विकिरण बोलते हैं इसे। रेडिएशन को क्या बोलते हो आप? विकिरण से बोलते हो। यानी कि जब जब आवेश असमान वेग से गति करेगा तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, प्लस साथ में एक रेडिएशन यानी कि विकिरण भी उत्पन्न करता है। और जब ये तीनों चीज एक साथ मिल जाती हैं तो इसे ही बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे पास समझना है। पहले अब तक यूनिट पढ़ी, यानी कि वेग समान था, वेग असमान हुआ है, वेग असमान हुआ है तो तुरंत क्या हुआ? हमारे पास एक रेडिएशन क्रिएट हुआ है। सही है भाई, समझ में आ गया क्या? बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक
एक एज ए डायग्राम इसे परफॉर्मर को बना लो अपने, चाहे रफ पे बना लो, बनाओ इसे जल्दी से, फिर आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं हम। देखो भाई, अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने करी? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो विद्युत और चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय कुछ तरंगे होती हैं। ये आप दरअसल आगे जब पढ़ोगे, सेकंड बुक जब आपकी चलेगी, उसको कंबाइंड करता है, एक तरह से ब्रिज चैप्टर है, पुल का कार्य करता है। इस बुक से दूसरी बुक में जाने के लिए तरंगे बनाई गई है, ठीक है। देखो कहानी क्या है, सुनो। आपने स्थिर वैद्युत में पढ़ी थी गोस की पर में, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, फाई बराबर पढ़ा था ई डॉट डी ए, यानी कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी हम बोल सकते हैं, जैसे गोस पर में बोलते थे। हमने क्या पढ़ा था कि किसी बंद आवेश में, सॉरी बंद पृष्ठ में कोई आवेश रखा हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता था। थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था गोस थ्योरम, फर्स्ट यूनिट में। फिर आपने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा कि इंटीग्रेशन BDL इक्वल टू म्यू 0 इनटू I, यानी किसी निश्चित सीमा के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन करे तो उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या होता है, उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू 0 गुना होता था। अब बात यहां यह है, एम्पियर ने यह कहा कि, सॉरी एम्पियर ने तो ये बता दिया परिपथीय नियम, मैक्सवेल ने आके थोड़ा सा इनमें संशोधन किया। उन्होंने ये कहा कि एम्पियर का जो नियम है, एक नियम दिया उन्होंने एम्पियर मैक्सवेल का नियम, कि जो कुल धारा होती है, जो कुल धारा होती है वो चालन धारा प्लस विस्थापन धारा होती है। दो वर्ड आएंगे, चालन धारा यानी कि चलने वाली, और विस्थापन धारा जो विस्थापित हुई है। अब ये विस्थापन धारा क्या होगी, ठीक है। कुछ कुछ आपको देखने में ऐसे लगेगी जैसे कि हमने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था, क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या पढ़ा था हमने कि किसी हम कोई कुंडली है, कोइल है, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करें समय के साथ, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा क्रिएट हो जाती थी। उसे हम क्या बोल लेंगे, उस कोइल में, उस कुंडली में एक प्रेरित नहीं, विस्थापन धारा उत्पन्न हो जाती है, और जिसका जो मान होता है वो क्या होता है हमारे पास, उसे बोलते हैं I D इक्वल टू एप्सिलॉन नोट डी फाई ई अपॉन में dt। बस ये आपको याद रखनी है। इट मीन्स विस्थापन धारा क्या होती है, देखो पहले हम विस्थापन धारा को देख लेंगे। विस्थापन धारा परिभाषा बोल लूंगा बस मैं इसको, आप लिखना खुद। विस्थापन धारा किससे प्रेजेंट करेंगे, ID से। होगी क्या, सुनो। यदि किसी कोइल यानी ये कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के साथ परिवर्तन करे, या हम ये बोल रहे, ना तो हम चुंबकीय बोल रहे ना विद्युत बोल रहे, हम क्या बोल रहे कि किसी कुंडली में फ्लक्स के मान में समय के साथ परिवर्तन करें तो उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। फिर से, किसी कुंडली के मान में, किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स के मान में समय के साथ परिवर्तन करें तो उस कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं, और इसका मान कितना होता है, ID बराबर एप्सिलॉन नोट डी फाई अपॉन में dt। सही है, ये आपको समीकरण याद रखनी बस, ठीक है दानिश। आगे चलें। अब बात आती है हमारे पास क्या, एम्पियर और मैक्सवेल का नियम। देखो इसको याद रखना कि मैक्सवेल ने पहले ही बता चुका है कि विद्युत चुंबकीय जो होती है वे तरंगे होती हैं, और अभी हम पढ़ेंगे 7 टाइप की होगी, और जब सेकंड बुक आपको पढ़ाई जाएगी तो वहां पे इसकी हेल्प मिलेगी। आइजैक न्यूटन भाई साहब को टक्कर देंगे, पूरी टक्कर देंगे। सही है, समझ में आ रही बात है। विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत भी होगा और चुंबक भी होगा, और जिसके साथ एक रेडिएशन क्रिएट होती है, तो क्या बोलते हैं हम, तरंगे बोलते हैं। ठीक है, तरंगे हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट, जैसे समुद्र की तरंगे आती है ना, वेव फ्रंट बोलते हैं, लहरें जो आती है उन्हें बोलते हैं तरंगे। ठीक है, तो अगर वो किसी से टकरा जाए तो एनर्जी नहीं रहती है, उसे धकेल के ले जाती है, तो वही तो है, तरंगों में एनर्जी तो रहेगी। सही है, तो एम्पियर मैक्सवेल का नियम क्या कहा उन्होंने, थोड़ा सा संशोधन करा कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन चुंबकीय है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, वो पता क्या होता है, म्यू 0 इंटू
आईसी प्लस आईडी के बराबर होता है। बस आईसी क्या है? चालन धारा। आईडी क्या है? विस्थापन धारा। इतना करा, आप कुल मिला के सोच सकते हैं, जैसे उसने कहा था कि जो आई है वो आई ही आईसी प्लस आईडी के बराबर है। अब आसान लग गया होगा तुम्हें। सही है। कुल धारा को क्या कह दिया उसने? चालन धारा प्लस विस्थापन धारा। अर्थात किसी निश्चित सीमा के भीतर, किसी निश्चित सीमा के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा, पथ द्वारा घिरी चालन प्लस विस्थापन धारा के योग तो वहां लिख दिया, वैसे योग के बराबर होता है। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? एम्पियर के नियम में बस आपको विस्थापन धारा ऐड करनी है और कुछ नहीं करना। उस पथ द्वारा घिरी चालन प्लस विस्थापन धारा के योग के गुणनफल, गुणनफल भी तो रहा, धारा के किसी निश्चित सीमा के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी चालन व विस्थापन धारा के योग के म्यू नोट गुना होता है। अब ठीक है, म्यू नोट गुना होता है, यानी म्यू जीरो गुना होता है। ये हमारे पास क्या हो गया? एम्पियर परिपथ का नियम हो गया। मतलब सिंपल बात ये है, एम्पियर के नियम में मैक्सवेल भाई साहब आए तो विस्थापन धारा ऐड हुई है, बस, और कुछ नहीं हुआ है। सही है। अब बात आएगी क्या कि विस्थापन, जो हमारे पास एम्पियर मैक्सवेल का जो नियम है, उन्होंने विद्युत चुंबकीय बताई। हमारे पास 3 एक्सिस है, क्योंकि ये तरंगे होती हैं, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमें बोलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, हम यहाँ धरती पे बोल सकते हैं, स्पेस में जाओगे तो आपको आवाज नहीं आएगी, क्योंकि वहां साउंड को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं है। ठीक है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। भाई आप लोग हो, हमें चलने के लिए माध्यम चाहिए, क्या? धरती चाहिए। धरती को आप पीछे धकेल तो तब आगे चलते हो। मछली को चलने के लिए क्या चाहिए? पानी। पानी को पीछे धकेलती है, आगे चलती है। पक्षी को हवा चाहिए, हवा पीछे धकेलते जब आगे चलता है। लेकिन इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नो नीड फॉर मीडियम। ठीक है। अब बात आती है थी क्या, देखो बड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाऊंगा, समझना। देखो आपको पता है, एक तो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और एक क्या है हमारा? जेड एक्सिस। अब 3 किरणें हैं। देखो एक तुम्हारी एक्स एक्सिस है, और एक तुम्हारी वाई एक्सिस, और एक जेड एक्सिस। देखो मैक्सवेल भाई साहब ने ये कहा कि अगर ऊपर की ओर आपका चल रहा है विद्युत क्षेत्र, यानी कि ई, समझते रहना बेटे, ई, तो जेड एक्सिस पे कौन चलेगा आपका? बी, और इधर को चलेगी आपकी तरंगे। देखो आपने सुनी होगी कि जैसे ईसीजी मशीन में चलते, देखो तरंगे ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, नहीं चलती है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि तरंग संचरण की दिशा। क्या बोलते हैं इसे? तरंग संचरण की दिशा। इधर की साइड क्या है बेटे आपका? तरंग संचरण की दिशा। समझ आ गई बातें? तरंग संचरण की दिशा। ये ई वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इधर क्या जाएगी? तरंग संचरण की दिशा। समझते चलना, ई इधर पे है, बी इधर है, तीनों के बीच में कितने एंगल है? 90 डिग्री। आपको पता है ये 3 एक्सिस है, एक एक्स मान लीजिए, एक वाई मान लीजिए, एक ऐसे परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। जो 3D डायग्राम है, इसलिए हमने जेड एक्सिस इधर प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। अब देखो जो हमारा ई है, ई जाहिर सी बात है ऐसे ही चलेगा। देखो ई जो चलेगा, सही है। इस कंडीशन पे जो चल रहा होगा ई,
वो ऐसे चल रहा होगा बेटे। ये इसका मैक्सिमम आयाम होगा, ये वाला मैक्सिमम आयाम, अधिकतम। ठीक है, सही है क्या? और नीचे वाली कंडीशन में अब ये नीचे जा रहा होगा, देखो ऐसे। सही है, अब ये ऊपर जा रहा होगा। समझ आ रही क्या बात है यहां तक? ये अधिकतम है, देखिए ये ई जा रहा। ठीक है, कौन जा रहे भाई साहब? ये ई। अब बी भाई साहब देखो कहां है तुम्हारे, ये है जेड एक्सिस पे बेटे। तो ऐसे नहीं है, ऐसे ही बना दोगे, नहीं, ध्यान देना, ये जेड एक्सिस से ऐसे उठेगा। इस टाइप से चलते हैं भाई ये, क्योंकि जेड एक्सिस पे है, इधर है परपेंडिकुलर। और देखो इसकी जो कंडीशन होगी, एवरी कंडीशन पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, देखो ऐसे इधर क्रॉसिंग में इसकी। ऐसे 90 डिग्री। अब ये ऊपर है तो ये इधर क्यों हो जा रहा है? इधर की ओर है तो ये ऐसे जा रहा होगा। इस टाइप से। सही है, तो एवरी कंडीशन पे जो हमारा ई है, देखो बेटे ई जा रहा है यहां पर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये होगा ई जीरो, अधिकतम विद्युत वाहक बल। ठीक है, अधिकतम विद्युत, सॉरी अधिकतम विद्युत क्षेत्र बोल लेंगे, अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो इस पॉइंट पे है, जैसे ये क्या होंगे, यहां पर होगा आपका बी जीरो, जो भी मैक्सिमम है इसका बी जीरो, यहां पर बी जीरो, और ये हमारा बी जीरो। और तरंग संचरण की दिशा देखो ऐसे जाती है तरंगे, ये है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऐसे चलती हैं ये। और एवरी पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। कैसे? जहां ये अधिकतम है तो इसी टाइम ये वाली भी अधिकतम होगी, जहां ये न्यूनतम होगी उस टाइम ये भी न्यूनतम होती है। दोबारा समझेंगे। और जिधर को ये जारी है, जिधर भी आप तरंग संचरण की दिशा है, अगर ये किसी से लगेगी, मान लीजिए किसी से टक्कर मार दी, सपोज दैट, ऐसे ऐसे मारती नहीं है क्योंकि हमारे फोनों में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगर मान लो ये तरंगे जा रही है, किसी पे इसने 5 न्यूटन की एनर्जी दी है, फोर्स लगाया है, तो 2.5 तो होगा, 2.5 तो होगा ई का, और 2.5 होगा बी का, क्योंकि बराबर योगदान करती है। सही है, तो इनकी प्रॉपर्टी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टी होती है। मैं बोल के लिखवाऊंगा, थ्योरेटिकल है, मैं केवल आपको समझाऊंगा, बुक में से आपको स्वयं लिखना है। क्या? पहला सुनेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। त्वरित समझते हो यार? आवेश, तो जब वेग चेंज होगा तो त्वरण होगा या नहीं होगा, ये बताओ, क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको, किसकी? विद्युत चुंबकीय तरंगों की। विद्युत चुंबकीय तरंगे पहली त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश, समझ जाओगे बाकी, तो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। दूसरा, इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटे? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, होती है, नहीं होती है। ठीक है, जहां पर ई का मान अधिकतम होगा उसी समय बी का मान भी अधिकतम होता है। जहां पर ई का मान अधिकतम होता है उसी समय बी का मान भी अधिकतम होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट,
फिर 4 पॉइंट होगा। 4 पॉइंट क्या होगा बेटे? ई, बी और तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, चाहे आप देख सकते हो। ई और बी तथा तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हो जाएगा, तीनों की तीनों क्या होगी बेटे? एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। सही है। इसके बाद तो तीनों क्या होते हैं? इसके लंबवत होते हैं। और सुनो, ई के कारण जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। चुंबक के कारण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। ठीक है। और कुल ऊर्जा घनत्व क्या होगा? देखो, विद्युत के कारण क्या होगा बेटे? उसे यू ई से प्रेजेंट करते थे, हम पढ़ के आए हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई स्क्वायर, पढ़ के आए आप 4 चैप्टर में। U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है। मिस्टर दानिश, चुंबक के कारण निकलवाओ। U B लिख देंगे या U M लिख देते थे मैग्नेट के लिए। हाफ एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट क्या चलता? 1 अपॉन म्यू नॉट, 1 अपॉन म्यू नॉट। और E की जगह क्या लिख देते हैं हम? B स्क्वायर। ये बन गया इसका चुंबक का फॉर्मूला। और अगर कुल ऊर्जा घनत्व लगाएं तो यू ई बन जाता है हमारे पास, यानी कि यू बराबर बन जाता है यू ई प्लस के यू एम। ठीक है। 6 पॉइंट और सबसे ज्यादा खास इंपोर्टेंट क्या? कि विद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता व चुंबकीय क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता यानी कि बी जीरो अपॉन ई जीरो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई अपॉन बी का मान हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, वो होता है बेटे 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। कोई बच्चा को याद हो तो मुझे बताएगा, 1 अपॉन म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट बराबर क्या आया था? सी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और जब इसका स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटे? सी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि E अपॉन बी का मान हमेशा C के बराबर होता है। और वेयर C क्या है यहाँ पर? प्रकाश की चाल, जो कि कांस्टेंट होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। यही न्यूमेरिकल में काम आएगी हमारी। एक ये और एक ये। समझ आ गई बातें? दूसरा, या हम ये लिख सकते हैं अधिकतम विद्युत अधिकतम की बात करें तो E जीरो अपॉन में B जीरो बराबर होता है C। ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। मैं फिर से रिवाइंड अप कर देता हूं क्योंकि पेपर में ये ज्यादा पूछने को होते हैं। क्या ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, हम ये बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। आगे क्या बोला हमने कि वैद्युत ऊर्जा घनत्व UE बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व UM बराबर बी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कुल ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है, यानी कि ऊर्जा घनत्व बराबर UE प्लस UM के बराबर होता है। जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है उस टाइम पर उसी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिकतम होती है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात एक कांस्टेंट होता है जो कि 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट या E अपॉन बी बराबर C या E जीरो अपॉन बी जीरो बराबर C। सही है। उम्मीद ये थी कि फर्स्ट पार्ट में हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा। भी ये हाफ चैप्टर ही हुआ तुम्हारा। अभी तुम्हें बताई जाएगी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, क्या उनके उपयोग होते हैं, क्या क्या हम उनसे कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल बस एक ही लेक्चर में ये इतना ही हो पाया, बाकी हम कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नोट कर लो।